जी हाँ, कोयटा में हूँ। इधर कोई ख़ासे तवील अरसे बाद कोयटा आना हुआ और बलूचिस्तान बदकिस्मती से यूँ तो बरसों बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद से सियासी तौर पर, माशी तौर पर महरूम रहा। अब यही बदकिस्मती देखें ना कि उसे सूबे की हैसियत सन 1970 में मिली, आज़ादी के 23 साल बाद, और उस वक्त भी जो मुंतखब हुकूमत थी नेशनल अवामी पार्टी जमात इस्लाम की, उसको बरतरफ कर दिया गया। और बरतरफ करने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और अगर लोग ये कहते हैं कि वो जो पीपल्स पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी और जमात इस्लाम का इत्तेहाद बाकी रहता तो आज मुल्क की सियासत का कोई और नक्शा होता। फिर एक तवील लड़ाई हुई। मुझे नहीं इल्म के जो इस वक्त उनकी तीसरी पीढ़ी, यानी मैं जो मुस्कुराती हुई तस्वीर मरियम नवाज़ की और बिलावल भुट्टो जरदारी की देखता हूँ तो ये वो माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। खैर, मैं इस वक्त तो मैं कोयटा पे और बलूचिस्तान पे बात करूँगा। और ये भी एक बड़ा अलमिया है कि इधर जो वॉर ऑन टेरर हुई उसका शिकार खैबर पख्तूनख्वा तो हुआ, लेकिन उसका ज़्यादा असर यानी बलूचिस्तान पे हुआ। वो जो शूरा थी, जो मुल्ला उमर यानी जो नाम नहाद अमीर थे तालिबान के, उन्होंने फिर यहाँ आकर पनाह ली। और फिर आपने देखा कि ये कोयटा और बलूचिस्तान दो किस्म की दहशतगर्दी का शिकार हुआ। एक तो मजहबी मिलिटेंसी थी, जो दहशतगर्द थे तालिबान की सूरत में, उन्होंने अक़लियतों को निशाना बनाया, मस्जिदों को, इमाम बारगाहों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ हमारे सरदारों नवाबों के नाराज़ बलोच कायदीन थे, उन्होंने यहाँ टारगेट किलिंग की और बड़ी हद तक उस पर काबू तो पाया गया है, लेकिन अभी भी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सरकारी लोगों को भी और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाते हैं। लेकिन कोई खुशाइन बात यह है कि वो जो इलेक्शन जो सारे मुल्क में जिस तरह होते रहे मई 2013 में और जिस तरह की जुलाई 18 में, वो इलेक्शन इन ख़ुदकश हमलावरों से, इन धमाका करने वालों से, इन तखरीबकारों से, और ख़ास तौर पर माज़रत के साथ मैं नाम नहीं लूँगा, पड़ोसी मुल्क से जो उन्हें मदद मिलती रही और बाहर से मदद मिलती रही, उसने इन्हें ताकतवर कर दिया। बलूचिस्तान मसलन बलूचिस्तान की मुकामी पुलिस हो या सिक्योरिटी फोर्सेस हों, इनका किस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, सैकड़ों जानें कुर्बान हुई। लेकिन आज जब मैं कोयटा में दाखिल हुआ हूँ और आपको कैमरे की आँख दिखाएगी भी कि कोयटा की सड़कों में जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि आम ट्रैफिक रवां दवां है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई एक ख़ुदकश हमला, कोई एक धमाका, कोई हज़ारा को ख़ास तौर पर पूरे सूबे को हिला कर रख देता है। लेकिन अगर आप यूँ देखें तो कोयटा शहर ऐसे ही पुरअमन नज़र आएगा। मुझे बाद मैं अभी बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शवानी से बात भी करूँगा कि बाद लोग शायद कोयटा आते नहीं हैं, बलूचिस्तान की अलहदगी की बात करते हैं। मैं कहता हूँ हम लोग पेशावर गए नहीं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद में तो मुलाकातें रहती थी, और हाँ, एक तवील अरसे हमारे साथ ये स्क्रीन पर भी गुफ्तगू करते रहे, और अब तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। मैंने कहा इनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। वो ज़माना आया कि ख़ासे लोगों ने यहाँ कोयटा आना भी यानी उनका कम हो गया था। अब आप क्या चेंज देख रहे हैं? जी मुजाहिद साहब, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि मैं कोयटा में हूँ, यकीनन आप कोयटा में हैं, लेकिन उस कोयटा में नहीं जो चंद साल पहले, जहाँ पे दिन के वक्त भी लोगों का घरों से बाहर निकलना महाल हो गया था। शाम मगरिब से कबल लोग अपने घरों तक पहुँच जाते थे और कोयटा की सड़कें वीरान होती थी। कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा कोयटा में जिसमें कोई वाक़या या वारदात कोई पेश ना आता हो। यहाँ पर टारगेट किलिंग मामूल बन चुका था, सुसाइड अटैक्स और किलिंग्स होते थे लोगों के, सेक्टेरियन मैसेकर भी हुई यहाँ पे। जो मिलिटेंट्स हैं, जो नाराज़ बलो जिनको कहते हैं, जो उनकी भी एक्टिविटीज़ रहे यहाँ पर। चूँकि बॉर्डरिंग एरिया है, उस वक़्त फेंसिंग भी नहीं हुई थी। तो फिर अफ़गानिस्तान में नाटो ममालिक, इंडिया, रॉ की इन्वॉल्वमेंट, फिर रॉ के गोद में पलता हुआ NDS, और फिर वहाँ पे अमेरिकन अज़ाइम। तो इन तमाम सूरत-ए-हाल का असर, जैसे आपने शुरू में ज़िक्र किया, कोयटा पे पड़ना या बलूचिस्तान पे पड़ना, वो लॉजिकल था। लेकिन दो ऑपरेशंस, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फ़साद के बाद 95% ये जो टेररिज्म के वाक़यात हैं ये ख़त्म हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक नए बलूचिस्तान में, एक खुशहाल बलूचिस्तान में, एक पुरअमन बलूचिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गो के CPEC
इस पूरे मैं पाकिस्तान सीपैक पे बाद में आऊँगा, लेकिन अभी भी आप ये समझते हैं कि जो एक मिलिटेंसी थी वो बहरहाल जो मैंने कहा कि जो कहते हैं कि नाराज नेशनलिस्ट कह लें, कॉम्प्रेस कह लें, और वो बाहर बैठ कर रहे थे, उनके नाम भी कोई BRA नाम पर, BLA के नाम पर उनसे कोशिश भी की इन हुकूमतों ने बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी वो इतने पावरफुल हैं कि शहर के और सूबे के अमन अमान को ख़राब कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का एक पुरअमन बलूचिस्तान एक पैकेज है। जितने भी फरारी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं गवर्नमेंट के। जो भी उस पैकेज को लेते हुए मेन स्ट्रीम में आ रहा है और सरेंडर करते हुए, उनके लिए यकमुश्त एक पैकेज भी है। और 2200 के करीब ऐसे नौजवान जो है वो पहाड़ों से उतरे हैं। उनमें कुछ ऐसे नौजवान थे जिनको गुमराह किया गया था, कुछ ऐसे थे जो खौफ से कहीं यहाँ पर छुपे हुए थे। साबिक चीफ मिनिस्टर जान जमाली साहब को मैं आता देख रहा हूँ, पहले उन्हीं से बात करेंगे। जान साहब, ये जो जिस तरह तब्दीली आई, इस तरह आई, तो ये जो हुकूमत है इसके बारे में भी कहा जा रहा है, रोज़ हमारे सरदार अख्तर महंगल कहते हैं कि जी मैं जब चाहूँ इसको गिरा दूँ। उस जब भी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है, कोशिश मेहनत मांगती है। हाँ, इतने आसानी से ये चीज़ें नहीं होती। या तो सब नाला हो जाए विद इन पार्टी, जैसे सरदार सनाउल्लाह के खिलाफ नाला हो गए विद इन पार्टी। क्यों नाला हो गए थे वैसे उनसे? हालात हैं, बलूचिस्तान की रवादारी इज़्ज़तदारी के मुताबिक जाना पड़ता है। अकेला आदमी कोई नहीं है बलूचिस्तान में। नवाब अकबर खान बुगटी शहीद आखिरी दिनों में जमीयत भी उनसे अलहदा हो गई थी, वो अक़लियत हुकूमत में थी। जान साहब, ओवरऑल जो खैर आपके दौर भी हमने देखा और आज अब ये आया है, मौजूदा हुकूमत इतनी मुस्तहकम है कि ये अपना वक्त पूरा कर लेगी? मैं अभी इस्लामाबाद से ताज़ा आ रहा हूँ। उधर जो दींगा मस्ती हो रही है, मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ, मुझे मज़ा नहीं आया। यानी आपको लग रहा है कि जो बैसाखियाँ और तिनकों के सहारे इस्लामाबाद की हुकूमत जो खड़ी है, और ये लगा अभी तक तो खड़ी है, अगर मगर बहुत हो रहा है, अगर वो हिली या गिरी तो फिर कोयटा में भी तब्दीली आएगी? वो तो पाकिस्तान में जब तब्दीली आती है तो सारे मुल्क में आती है। नहीं, सिंध में तो नहीं आती ना, पार्टी बैठी है। सादा सवाल है। इस्लामाबाद में मज़ा नहीं आया है, कोयटा में मज़ा आ रहा है। कोयटा में भी मालूम होगा ना। नहीं, क्या होगा? हंगामा होगा, शोर होगा? नहीं, मैं शोर से मसले हल नहीं होंगे। हमें एक विज़न देना है। 1985 से हमारी जो है ना ये डेवलपमेंट फंड्स, ये परचून का हिसाब होता है, वंड का ही बजट बनता है, वंड का। विजनरी काम होने चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिकेशंस, कोई इस तरह प्रोग्राम्स हों कि हमारे नौजवान मुल्क से बाहर जाएं, तालीम हासिल करें, जॉब्स पर आएँ। लेकिन अगर मैं माजरत के साथ एक सवाल करूं, ये जो अभी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे यही हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा आप नवाब असलम रईसानी से क्यों नहीं पूछते? तुम्हारे 80 MPAs को मैंने हर साल 20-20 करोड़ रुपए दिए हैं, 80 करोड़ रुपए मिले, उन्होंने कोई क्वार्टर बनाया, उन्होंने कोई नाली खींची? NFC के बाद हुआ 2009 18वीं 13वीं के बाद हुआ। रज़ा जिलानी के ज़माने में जब NFC अवार्ड हुआ था, मैं इस्लामाबाद में था, उस डिप्टी चेयरमैन सेनेट था। वो वक्त था डेवलप करने का चीज़ों का। ये जो हम परचून का काम कर देते हैं ना, वंड करते हैं, उससे डेवलप नहीं होती चीज़ें। 18वीं 13वीं से क्या फ़ायदा हुआ? हमारे में थोड़ा अभी भी हमें बालिग होना है, बलूगत हासिल करनी है, अपने पाँवों पर ठहरना है, इत्मीनान पैदा करना है, टाइम लगेगा। मेरे दोस्त रज़ा रबानी दावा करते हैं ना 10 साल में 18वीं 13वीं से क्या हुआ? सिंध खडर बना हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये कहने का मतलब है हम सबसे छोटा सूबा हम है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाइज। हमें थोड़ा टाइम दें। पंजाब में क्या हो रहा है, 70 साल गुजर गए, अभी हाँ। तक हमें जान साहब को टाइम देने तैयार हैं। 1972 में हमारी असेंबली बैठी है एक्चुअली आके। अब 28 साल 19 38 and 9 47 ईयर्स। हमें थोड़ा चलने दें। कितना टाइम चाहिए? छोड़े, जान साहब को टाइम दे दे। जान साहब शरीफ आदमी है, एक अलग बैकग्राउंड है, छोड़े आप इनको क्यों मिले? मैं एक चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं ना, सारी आपकी जो सवाल आते हैं वो सब एक तरफ। ये जो महंगाई का एक आ रहा है तूफ़ान, ये अवाम इससे बिगड़ने लगे। जान जमाली साहब, ऐसे एक बात है कि ये तो यार मानना पड़ेगा कि अली आप और अयूब तरीन करते रहे। अगर हम चीफ मिनिस्टरों की सफ़ों में देखें तो जो चंद लोग ऐसे पर्सन लोग कहते हैं जान जमाली उन बेहतर चीफ मिनिस्टरों में। मैं थोड़ा सा इसे देखें, जान साहब से 2 सवाल हमने किए, लेकिन उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया।
यहाँ पे एक तो बलूचिस्तान का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे हमेशा मखलूत हुकूमतें बनती रही है और मखलूत हुकूमत में हर मेंबर जो है, हर कोलिशन पार्टनर जो है, वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझता है। अब यहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम ये है, जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट को अपोजिशन से इतना ख़तरा नहीं है जितना विद इन बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहा जाता है उससे ज़्यादा ख़तरा है। तो कहने का मकसद ये है, देखिए हम मिस कैलकुलेशन करते हैं। पीपल्स पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, 5 या 6 जो उनके MPs थे वो नज़रियाती बुनियादों पे पीपल्स पार्टी के टिकट पे आए थे, बाकी सारे सदाबहार लोग उसमें शामिल होते गए। तो इसी तरह नवाब सना अवला की भी गवर्नमेंट थी, तो लोग ये कहते रहे कि जी मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनकी तादाद 20 से ज़ायद है, लेकिन हकीकत में ये था कि 4-5 जो थे वो मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती अरकान थे, बाकी सारे वो थे। जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, ये सारे शख्सियात हैं, इनके अपने हलके हैं, ये किसी से भी टिकट लेके वो जीत के आ सकते हैं। तो इनके अपने हलके हैं, उनकी मर्ज़ी है किसको सपोर्ट करे और किसको ना करे। इन्होंने खुद कहा अगर इस्लामाबाद की हुकूमत को ख़तरा हुआ तो फिर कोयटा की भी। बिल्कुल मुझे साहब कि हमेशा जब इस्लामाबाद में हुकूमत हिली है तो उसके असरात सबसे पहले बलूचिस्तान पे हुआ है। और ये मौजूदा हुकूमत भी ख़ुद जान जमाली ने भी कहा कि इस्लामाबाद के जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और ये उन्होंने नहीं बताया कि वो हालात किसकी वजह से ख़राब थे। वो उसके ज़िम्मेवार मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी या ख़ुद PTI की मौजूदा हुकूमत है, लेकिन उसके असरात ज़रूर बलूचिस्तान पे पड़ेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह शाह साहब ने भी बात की कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर ख़ुद इतने ज़्यादा इख्तलाफ है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जितने भी मेम्बरान हैं उनकी हर एक की ख्वाहिश है कि उनको वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया जाए, और इसमें जान जमाली भी शामिल है जिससे अभी आपने बात की। और दूसरे अगर आप देखेंगे, अफसोस इस बात के अभी 70 साल पाकिस्तान को बने हुए गुजर गए, लेकिन आज भी हम बजट में ये मुतालबा कर रहे हैं कि कोयटा शहर को पानी दो, बलूचिस्तान के अवाम को तालीम दो, बलूचिस्तान के लोगों को सेहत दो, बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार दो। बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो सूरत है और एक आम आदमी जो है एक खौफ में है। हम लोग जब आते थे जिन्ना रोड पे कोयटा पे घूमते फिरते थे, अभी भी बज़ाहिर तो मैं एयरपोर्ट से आया हूँ, यहाँ तक सुकून है, लेकिन लोग कहते नहीं ये मुस्तकिल सुकून नहीं है। अभी साबिक चीफ मिनिस्टर जान जमाली से गुफ्तगू रही थी, एक और साबिक चीफ मिनिस्टर साले बतानी साहब भी आ रहे हैं, मक्सी साहब भी आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो जनाब? कैसे? फाइन, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे जनाब? ये हुकूमत को कोई खतरा होता तो नहीं है? इस्लामाबाद से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल ज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही है हमें। तो कोई आप दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट्स? नो हमने तो कोई अच्छे इशू हाँ नहीं, हमें इस बारे में हमें आपको कोई पता है तो हमें बता दो। आप नहीं पता। देखें, अगर आपको इस बारे में कुछ है तो आप हमें हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमें तो नहीं पता। पोटेंशियल कैंडिडेट्स तो हैं, अभी तक कोई ऐसी बात कोई हमने बात ऐसी नहीं सुनी। आप क्यों जबरदस्ती? आपको ऐसी खबर चाहिए जो दूसरे दो को लड़ाई। ओवरऑल बज़ाहिर सुकून नज़र आता है। जो पहले तो एक वो होती थी ना, एक तहरीक होती थी, एक इंसर्जेंसी होती थी, अब किस नौयत की वो होती है? देखिए खुद का हमले, धमाके, रिमोट, यानी ये तो उधर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? देखिए बलूचिस्तान में कोई आम किस्म की दहशतगर्दी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अगर देखा जाए तो आप कराची में तो देखते हो कि रोज़ का मामूल है, बहुत ज़्यादा वाक़यात जो है रोनमा होते हैं। इधर स्ट्रीट क्राइम बहुत कम है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और वो आप चूँकि ख़ुद ज़ाहिर है 78 से 77 से आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपने काफ़ी जो बलूचिस्तान के अहम रहनुमा है उनको इंटरव्यू भी किया है, आपको बैकग्राउंड का तो पता है। बलूचिस्तान का बेसिकली जो इशू है वो सियासी है, माशी है, समाजी है, आइनी है। देखिए
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ तो आपने बलूचिस्तान को दी, लेकिन बलूचिस्तान को इकनॉमिक पावर्स मिलने चाहिए। अब ये देखें, हम कहते हैं कि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। अब आधे पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए आपका 40 अरब रुपए का PSDP होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उससे आप इस सूबे को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इस सूबे में इस वक्त भी इमरजेंसी के बावजूद, आइन के आर्टिकल 25A के बावजूद बलूचिस्तान में 14-15 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है। जो सेहत की सूरत हाल है वो आपके सामने है। पीने का पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है। वज़ीर दाखिला साहब हैं, आपका तो बजट वजट से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा? नहीं, मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस मिट्टी का वो हूँ, फ़र्द हूँ। मुझे अपने अवाम के लिए तो कुछ ले जाना है। वज़ीर दाखिला मुझे सिर्फ उनके अमन अमान के हवाले से, बाकी जो है बजट में जो उनके फ्यूचर के हवाले से जो होंगे, एजुकेशन, हेल्थ, उसका सबका मैं ज़िम्मेदार हूँ एज ए पार्लियामेंटेरियन। ऐसे कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर है, और जो आपके दुश्मन है वो, और उसको बाहर से भी मदद मिल रही है, उसके पास तो हर तरह का जदीद असला है, रिसोर्स है। इस एतबार से आप समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से और ख़ुद इस बजट में आपके लिए इतना पैसा रखा जाता है कि जिससे आप इन ख़तरनाक, खौफनाक दहशत गर्दों, तकरीबकारों, बाहर से आने वालों से निपट सकें? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि पिछली 2 दहाइयों से जो दुश्मन ममालिक की जानिब से जो पाकिस्तान पर एक दहशतगर्दी खुफिया जंग जो मुसलत की गई है, उसमें महदूद वसाइल में भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि जो उनकी जो वो कोशिशें थी उनको हमने 90-95% नाकाम बना दिए हैं। इस टाइम हमें कुर्बानी की ज़रूरत है। फोर्सेस समेत सबको जो है मुल्क को चलाने के लिए पैसे बचाने हैं। हम इसी वसाइल में रहते हुए इंशाल्लाह दुश्मन का मुकाबला करेंगे। एक सवाल, लापता अफराद का बहुत वो कहा जाता था, लोग हज़ारों में कहते थे, लेकिन मैं कहता सैकड़ों में तादाद है, क्या है वो? बरेली साहब, मैंने ख़ुद उनको बुलाया था। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है बलोच वॉइस मिसिंग पर्सनस का। उन्होंने जो डेटा मुझे दिया था वो 110 बंदों का दिया था। तो अभी ईद के दिनों में उन्होंने ख़ुद अपने सोशल मीडिया वेबसाइट पे लगाया था कि 100 के करीब लोग बाजियाब हो चुके हैं। ये हज़ारों वाली बातें अफसानों की हैं। कुछ लोग अगवा हो गए हैं, कोई लोग बाहर चले गए हैं, कुछ उधर। उसका एक बाकायदा डेटा होता है, तरीक़ाकार होता है मिसिंग पर्सनस का। ये नहीं कि मैं 1000 बंदे का लिस्ट आपके हाथ में दे दूं कि ये गुमशुदा है, 2000 का कोई और आपके हाथ में दे दूं। उसका एक तरीक़ाकार इंटरनेशनल होता है, उसके मुताबिक 110 बंदी बलूचिस्तान से लगी। लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को वसाइल देने में, चाहे आपकी जितनी भी हुकूमतें हों, और अब आप लोग ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम और NFC के बाद ये नहीं कह सकते कि जनाब आपको हिस्सा मिला। वो लोग ये कहते हैं जो आपको हिस्सा मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो इलेक्टेड लोग, वो कहाँ जाता है? भाई बात असल में ये है, थोड़ा बहुत हमारी गिले शिकवे मरकज़ से हक बजानिब थे, तो अक्सर कसूर हमें अपने अंदर था, या हमारी बलूचिस्तान की लीडरशिप जो थे वो सारे अपने कौम से वफादार नहीं थे। बजट आते थे सारे गायब हो जाते थे। ये लोग सब वफादार हैं? अभी जो काबिना है, अभी जो हुकूमत है, पैसा जाके डायरेक्ट आवाम की मफाद के लिए खर्च होगा, और जितने पैसा इस्लामाबाद से आया है और जितना हमारे अपने रेवेन्यू है, ये डायरेक्ट आवाम की मफाद के लिए खर्च होएगा। ठीक है, हमारे रकबा बहुत है, हमें वसाइल ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ये है वसाइल पहले भी आते थे, लेकिन आवाम की मसाइल पे खर्च नहीं होते। एक सवाल सिर्फ आपसे कर लूँ, CPEC के तहत जो आपके रखा गया, उनमें वो चीज़ें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं? CPEC तो एक बड़ा पुराना मनसूबा चला आ रहा है। पिछले हुकूमतों ने, जैसे आपने देखा था कि हमारे पिछले PM साहब ने ऐसी ही एक नुमाइश के तौर पर जाके वहाँ एक इफ्तिताह किया, तो अभी इस दफ़ा हमारी मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है, इसने प्रैक्टिकली ला के यहाँ पे उसका इफ्तिताह भी किया। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत ठीक है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। पहले जो हालात थे उनसे अब क्वेटा बहुत बेहतर है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो आने वाला बजट भी होगा ना, ये आवाम के लिए बड़ा रिलीफ का बायस होगा। आवाम में जो एक बेचैनी थी और जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की परेशानियाँ थी, वो सब सॉल्व होंगी इंशाल्लाह। मुझे भी लोग ये कहते हैं कि जी NFC और 18वीं तरमीम के बाद किसी सूबे को, ख़ास तौर पर जो हम लोग कह रहे हैं महरूम सूबा, मजलूम सूबा, करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? देखिए, मैं जाम साहब को जानता हूँ, माशाल्लाह उनसे मुलाकात भी रही और यकीनन उनके ज़माने में कम शिकायतें हैं, लेकिन आपको खुद इल्म है कि वो ख़र्च नहीं हुए। ख़ास तौर पर लाहौर इसलिए बना ना कि ख़र्च हुआ, कोयटा क्यों नहीं बना? देखिए, खर्च हुए हैं क्योंकि कोर्ट ने हमें एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिस पे उन्होंने हमें
ये मजबूर किया था कि आपने ये पैसे जो हैं वो तमाम ऑन गोइंग स्कीम्स को देने। तो ये वाहिद हमारी गवर्नमेंट है जिसने ऑन गोइंग स्कीम्स में ये सारा पैसा लगाया है और ये तमाम स्कीम्स अभी फाइनल हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है, हमारे सीएम जाम कमाल साहब को जाता है कि उन्होंने ये किसी और की स्कीम्स, माजी की गवर्नमेंट की स्कीम कंप्लीट हमने की है। सीपेक के तहत जो अभी वैसे तो तवील मजमून है, सिर्फ क्विक पूछ लूँ, जो बड़ी बड़ी शाहराहें बननी थी, आपको ख्याल है कि पैसा मिल रहा है उसके लिए? ज़रूर मिल रहा है और ज़रूर इंशाल्लाह बनेंगी। बल्कि बलूचिस्तान में और भी बहुत सी ऐसी शाहराहें हैं जिस पे एक्सीडेंट्स होते थे और ज़रूरत थी, उन तमाम के लिए भी अप्रूव कराया गया है और इंशाल्लाह एक साल में बड़ा डिफरेंट चेहरा होगा बलूचिस्तान का। बदकिस्मती से बलूचिस्तान के इशू में एक और ऐसा इशू जुड़ा हुआ है और वो है हमारे हज़ारा दोस्तों का, भाइयों का। मेरे ख्याल बहुत कम इलाके हुए हैं जहाँ एज ए टारगेट किया गया हो जिनको। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत की नाकामी है या आपको पता नहीं जो दुश्मन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना रिसोर्सफुल है और आपसे वो उनकी नस्ली, मजहबी, लिसानी दुश्मनियाँ चल रही हैं? जी देखिए, हमसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में हमारी आबादी कितनी है कि लोग हमसे नस्ली दुश्मनी करें या कबायली दुश्मनी करें। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पर कोटा शहर में यहाँ पर तिजारत का एक कल्चर दिया यहाँ के लोगों को। हज़ारा कौम ने यहाँ के बासियों को एजुकेशन का एक कल्चर दिया। हमारा कसूर ये है कि हम एक महज़िब कौम है, एक शाइस्ता कौम है, एक पढ़ा लिखा कौम है। और जहाँ तक कि ताकतवर है दुश्मन, ये जांचना हमारे इदारों का काम है। हम तो सिर्फ बैसत एक शहरी, बैसत एक पुरान पाकिस्तानी अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ हम गुज़श्ता 15-16 साल से एक पुरान जद्दोजहद के ज़रिए और एक जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए मांग रहे हैं। लेकिन ये जांचना कि हमें कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है, ये हमारा काम नहीं, ये काम रियासत का है, रियासती इदारों का है। रियासत कामयाब अभी तक नहीं हुई है, उनको जो असल अभी 1 महीने 2 महीने हमें रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद फिर हम जो है मग़मूम हो जाते हैं। अभी ईद 2 दिन हमने ईद अच्छी तरीके से गुजारे, लेकिन ईद के तीसरे दिन फिर हमारे जो इलाके को खुनालूद कर दिया। फिर हमने मैयतें लाई, हमारे 3 फुटबॉलर्स जो है नौजवान फुटबॉलर शहीद कर दिए गए। उतना पैसा वफाक से जो मिलने की उम्मीद है, कमिटमेंट तो वही आता है, आप समझते हैं कि कमिटमेंट पूरा होगा? देखें, वफाक ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की हुई है, हमें 100% उम्मीद है कि वो जो है पैसे मिलेंगे। हमने जो है लोगों को लिए जॉब्स रखे हुए हैं जिसमें हमने उन सेक्टर्स पे जो है हमने इन्वेस्ट की है जिनका जो है एक फीडबैक ओवरऑल सूबे को पे पड़ेगा। और उसमें हमने खुसूसन जो बलूचिस्तान की डाउन टूडन जो सोसाइटी है, जो गरीब हैं, जो माजूर हैं, जो नादार हैं, उनके लिए हमने शरीफ लोगों का, हज़ारा वालों का भी ख्याल रखा है। देखिए, ये तो हमारे भाई हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली सारा सूबा ये नहीं कहा है। हम जो है हमारे दरमियान कोई तफरीका नहीं है। हम सब की एक मिली जुली जो है मेहनत है। हमारी कोशिश है कि जो है हम एक ऐसा जो है काम लोगों के लिए कर जाएं जो तारीख में इन लोगों ने न की है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बजट में बलूचिस्तान की जो एक डेवलपमेंट थी, जो डिट्रैक हो गई थी, उसको हमने उठा के एक ट्रैक पे डाल दिया है। और अब इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में जो आने वाले वक्तों में जो बजट बनते रहेंगे, इस बजट को जो है वो आउटलाइन करके फिर आगे बढ़ाएंगे। सीपेक के ज़रिए जो कमिटमेंट हो रहा था वो फ्लो है या उसमें कुछ रुकावट पड़ रही है? देखिए, सीपेक में जो पिछली अदवार में जो हमें शेयर मिला था, डेफिनेटली वहाँ बहुत ही कम था। बलूचिस्तान की जो इतनी तूल अर्ज़ है, फिर गवादर भी बलूचिस्तान में ही है और सीपेक के जो रास्ता है वो बलूचिस्तान से ही होके आना है। तो उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने भी बलूचिस्तान के साथ हाथ किया था। और पिछली जो सूबाई हुकूमत थी जो कॉम्प्रस्तों की थी, उन्होंने सिर्फ अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए सीपेक के जो हवाले से कोई इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया था। लेकिन हमने आते ही हमने जो सारी जो हक़ाइक़ थी खुल के जो हैं बलूचिस्तान के अवाम के सामने और पूरी कौम के सामने रख दिया कि जी बलूचिस्तान में जो कि गेम चेंजर सीपेक है उसमें हमें क्या मिल रहा है और हम जो है ये क्या होगा। इस दफ़ा जो है 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें नोकंडी, लकदश्त, पंजगूर, परोम, तुरबत रोड वो सीपेक का प्रोजेक्ट था। इस दफ़ा वफाक ने डाल दिया है। और दूसरी जो प्रोजेक्ट है ये
जो योब क्वेटा ड्यूलाइजेशन रोड था, उस पे जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब जो पुराने थे उन्होंने आके एक इफ्तिताह भी कर लिया था और कहा था कि सीपेक प्रोजेक्ट असल में जो है वो कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक की कोई ग्रांट था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सीपेक प्रोजेक्ट जो है वफाक ने जो है वो फेडरल पीएचडी में रिफ्लेक्ट कर दिया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा इशू बलूचिस्तान की महरूमी का अपनी जगह, उनकी पसमानदगी का अपनी जगह, लॉ एंड ऑर्डर में हज़ारा इशू एक बहुत बड़ा बन गया है। देखिए मुझे साहब इसमें अल्लाह ताला का करम है। पहले की बनिस्बत अगर आप इसको कंपेयर कर दें, निस्बतन हम ये कहेंगे कि अर्चन के यहाँ पे कुछ वाक़यात, अभी हाल ही में भी एक वाक़या हुआ है, लेकिन वो उस मैनर्स का नहीं था जहाँ पे जो है 2013, 12, 11 आप इस दौरान अगर देखते वो खालिस्तान जो है हमारे लोगों को जहाँ पे भी देखते थे उनको टारगेट करते थे। लेकिन अब एज़ कम्पेयर टू पास्ट अब अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। हमारी हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की अनथक मेहनत और दिन रात की काविशों की वजह से अभी बहुत हद तक जो है हमने काबू पा लिए। हम आज़ादाना आ सकते हैं, जा सकते हैं और घूम सकते हैं उसमें। जो ओह, हमारे बुक्टी साहब भी आए हुए हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है, अल्लाह का। I'm out of things now. वहाँ मैनेज नहीं हो रहा तो यहाँ आपने पार्टियों को बुलाकर एतमाद में लिया है कि सबको आप वक्त देंगे जितना मांगते हैं। हाँ, वो जो फ्लोर जिसको जितना चाहिए अपोजिशन को उतना ही हम ख्याल रखते हैं, जितना अपने गवर्नमेंट के बेंचेस को इतना ही हम यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि गवर्नमेंट का कितना है और उसका हम ज़्यादा अपोजिशन को तरजीह देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों एक ही फ्लोर मिलता है वो है असम्बली का फ्लोर, बाकी सबको कैबिनेट है, उनका सेक्रेटरीट है। हम कोशिश करते हैं अपोजिशन को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें ताकि अपने वो मसाइल बयान करें। कैसे जी, हाउ आर यू? आप ठीक हैं? मुझे पता है कि आज आप बहुत बिजी हैं। बजट ऐसा लोग जिससे खुश होंगे। बलूचिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसा बजट आ रहा होगा जो अपने सारे नंबर्स को भी एक्सीड कर रहा है और हमने चीज़ों को बैलेंस भी किया है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें हम पहली दफ़ा ला रहे हैं जो कि लोगों को बेनिफिट देंगी। तो ये बजट सिर्फ कंस्ट्रक्शन और मोटर एंड रोड सीमेंट का नहीं होगा, बल्कि ऐसे तरीक़ेकार की चीज़ें भी रखी गई हैं जो आम एक इंसान की ज़िंदगी में, उसकी सर्विस में और उसके मामलात में बेहतरी। वफाक से तो शिकायत नहीं है कोई? नहीं जी, वफाक का एक बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रहा है और हम उनके साथ बड़े मुतमईन अंदाज में गए हैं। जो हमारी तजावीज़ात थी उन्हीं तजावीज़ातों पर सारा अमल हुआ है, तो इस बड़ा अच्छा है। इस्लामाबाद में जो हंगामा है यहाँ तो नहीं होगा? नहीं जी, इंशाल्लाह ये एक बात की गारंटी है कि बलूचिस्तान के हर तहसील, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में काम होगा। कुर्सी मजबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तफसीली गुफ्तगू होगी साहब। हाँ जी भाई, बात कीजिए। हमारा पॉपुलर आज़ाद मीडिया खुद ये भी कहते हैं कि हमारी हुकूमतें, मसलन गालिबन हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ एक शब्द बसर नहीं करता। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं वो चारों सूबों, उनको ये चाहिए ना कि फेडरल मिनिस्टर या तो अगर वो रहीम यार खां का होगा तो रहीम यार खां जाएगा और फिर अपने इस्लामाबाद, झंग का होगा तो झंग का गया और फिर वो वापस अपने गाँव चला गया। भैया आप फेडरल मिनिस्टर हैं, आप तहरीक इंसाफ के कायद को, प्राइम मिनिस्टर को, इन गालिबन 46 मिनिस्टर और मुशीर हैं, ये पूछना चाहिए कि कोयटा कितनी बार गए, कराची कितनी बार गए। और आप ये नहीं समझे कि 18वीं तरमीम के ज़रिए या फेडरल के प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए हैं, फेडरल का रूल ख़त्म हो गया है। ख़ास तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर, बड़े बड़े वाक़े होते हैं, साने होते हैं, एक शाम एक रात गुजार के चले जाते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा था, अभी मैं अली शाह से बात भी करूँगा, क्योंकि ये आम तौर पर समझ रहे हैं कि NFC के बाद, 18वीं तरमीम के बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में आपने बात की, एक तो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, फेडरल मिनिस्टर्स की बात की। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। अब बलूचिस्तान को इतनी तवज्जो की ज़रूरत है जितनी तवज्जो की पंजाब को ज़रूरत है, कराची को ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा को ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान पे जब तक प्राइम मिनिस्टर लेवल, फेडरल कैबिनेट लेवल तक आप बलूचिस्तान को फोकस नहीं करेंगे, और ये फोकस सिर्फ सिम्बोलिक नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ट्रेजिडी ये है कि प्राइम मिनिस्टर 1-2 दिन के लिए आ गए,
मीटिंग्स करके यहाँ से चले गए। सिंबॉलिक जो एक स्टीरियोटाइपिंग है वो बयान भी आपने जारी किया कि जी हम एहसास महरूमी को ख़त्म करेंगे। बलूचिस्तान को डेवलप करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। ये जो आपकी प्रोविंशियल PSDP है, इससे आप बलूचिस्तान को डेवलप नहीं कर सकते। एक मुझे क्विक ये बता दो, आजकल यहाँ से कोयटा कराची रोड कहते हैं निस्बतन पुरसकून है, कोयटा से हम चले जाएँ पशीन, फिर इधर चले जाएं तुर्बत गवादर, क्या सूरत हाल है? देखिए क्विकली तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बलूचिस्तान में नस्बतन जो है वो बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल कंपेरेटिवली अगर हम देख लें, हाँ ये ज़रूर है बलूचिस्तान में हाल ही में जिस तरह आपने देखा कि इलेक्शन से पहले सानिया मस्तूंग हुआ और उसके बाद इलेक्शन के दिन वाक़या हुआ, उसके बाद FC को निशाना बनाया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वाक़यात कम हुए हैं, लेकिन वाक़यात जो हुए हैं वो बहुत यानी लो स्केल के नहीं। पहले तो ये था कि कम से कम कोयटा शहर में यानी टारगेट किलिंग हो, अगवा बराए तावान हो, बम धमाके हो, ये रोज़ाना का मामूल बन चुका था। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि अमन जो है, अमन की वापसी है इस वक्त। अब जाहिर है जब अमन की वापसी है तो इसके लिए हुक्मरानों को, हुकूमत को, इदारों को तैयार होना चाहिए। बलूचिस्तान को एक हीलिंग टच देने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में गुर्बत का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, पीने का पानी जो है वो नायाब है बलूचिस्तान में। अब इन इशूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और किसी को क्या कहूँ, हमारे जब जो है ब्यूरो चीफ ही इतनी शिकायत कर रहे हैं तो अब मैं अगर सड़कों में जाऊँगा तो लोग तो मेरा माइक पकड़ के खुद ही तकरीर शुरू कर देंगे।